अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफज़ल आपकी खिदमत में यूनिट 8 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के फ़र्स्ट प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे है तो हम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। जब टर्म्स को हम पढ़ लेंगे तो उससे आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे हैं, ग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी, अनग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी, फिर उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के फ़वाइद क्या हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो आइए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। जब भी हम डाटा प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म का डाटा आ गया तो उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी होती है। तो सबसे पहले आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वे टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर डाटा सेट और पॉपुलेशन। सो डाटा सेट हमारे पास आ जाता है या कुछ पॉपुलेशंस के करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, उसमें से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं कि ये किस तरह आपस में मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। A distribution is a display of the values that occur in the data set and how often each value or range of value occurs. How often की जब हम बात करते हैं तो ये फिर आगे डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड, हाउ ऑफन मॉड की तरफ चला जाता है। लेकिन हम बनाते क्या है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जिसमें हमारे पास क्लासेस होती हैं और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक कितने लोगों का डाटा फॉल कर रहा है। फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ़ डाटा वैल्यूज़, ये याद रखना है, नंबर ऑफ़ डाटा वैल्यूज़ इन द कैटेगरी ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक रेंज हमने बनाई या एक क्लास बनाई तो उसमें कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। अ क्लास, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कैटेगरी, क्लास इज़ अ कैटेगरी ऑफ डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे हम क्लासेस बनाते हैं। तो तीन टर्म्स जो है आपको बताई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी और क्लास, ये आपको याद रहनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते कैसे हैं या टेबल कैसे बनती है। द डाटा इज़ फर्स्ट स्प्लिट अप इनटू कन्वीनियंट ग्रुप्स, जिसको हम क्लासेस या क्लास इंटरवल कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ़ आइटम्स, जो उसके सामने नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, विच अकर इन ईच ऑफ द ग्रुप। इस टेबल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। This table is showing frequency with which the values are distributed in different groups or classes with some defined characteristics. आप समझें कि हमारे पास कुछ लोगों की यानी 26 लोगों के एज का डाटा है कि उनकी एज कितनी है। तो हम देखते हैं कि हमने एक क्लास बनाई 0 to 10, सिर्फ यानी 0 तो नहीं होगा, 1 डे और डे 1, डे 2, डे 3, वो वाला बच्चा, उससे लेकर 10 साल तक के बच्चे कितने हैं इन 26 में से, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें 5 मिल गई। 10 से ऊपर चले गए तो 20 तक 2 लोग वैसे आ गए, 20 से 30 तक 8 आ गए, 30 से 40 का 1 है, 40 से 50 के 4 हैं और 50 से 60 के 6 हैं। तो अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ लोगों की एज लिखी हुई हो तो वो 26 लोगों का डिफरेंट डाटा लिखा हुआ होगा, तो हमने उसको क्लासेस बनानी है। आप देखें, इससे आपको एक एज ग्रुप मिल गया जिससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो गई। आप अगर कहते हैं कि हमें 50+ वाले लोग चाहिए तो ये 10 हो जाएंगे। आप ऐसा कहते हैं कि मुझे 20 से कम वाले लोग चाहिए 20 साल से, तो ये 7 लोग इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं तो डाटा का डिस्प्ले ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इससे रिलेटेड टर्म्स क्या है। क्लास इंटरवल, जब मैंने 0 to 10 क्लास बनाई तो क्लास इंटरवल कितना है, इसके दरमियान जो वैल्यूज़ आती हैं 0 से 10, तो ये इसका क्लास इंटरवल है। इज़ द इंटरवल दैट इंक्लूड्स ऑल द वैल्यूज़ इन द डाटा सेट बाउंडेड बाय द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास। लोअर लिमिट 0 है
अगर मैं क्लास लिखता हूँ 0 to 10, तो इसकी लोअर लिमिट ये आपकी आ गई 0 और अपर लिमिट ये आ गई 10। अब उसके बाद आता है क्लास लिमिट। ये क्लास लिमिट मैंने आपको बयान कर दी। अगर 10 से 20 वाली क्लास होगी तो लोअर लिमिट क्या होगी 10, अपर लिमिट क्या होगी 20। अब द अपर लिमिट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास लिमिट एंड लोअर लिमिट इज़ द लोएस्ट वैल्यू। अब आता है क्लास बाउंड्रीज। उससे पहले जो हमें मिड पॉइंट भी देखना पड़ेगा। मिड पॉइंट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड द मिड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है 3 to 4 का, तो इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ये 7 हो गया, 2 से डिवाइड करें तो ये आ गया 3.5। ये इसका मिड पॉइंट है। समटाइम्स हमें मिड पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा और इसमें भी करते हैं। अब मिड पॉइंट ऑफ अपर लिमिट एंड मिड पॉइंट ऑफ लोअर लिमिट, मसलन हम क्लास सेलेक्ट करते हैं ये वाली 3 to 4, इसकी लोअर लिमिट 3 है, इसकी ये लोअर लिमिट एल लिख देता हूँ मैं, अपर लिमिट मैं इसको UL लिख देता हूँ। अब ये जो लोअर लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है, इसको जब हम दूसरी से उससे पिछली क्लास के अपर लिमिट ये जो अब 3, 2 और 3, 2 + 3 और इसको डिवाइड कर लें 2 से तो हमें मिल गया 2.5। ये क्लास बाउंड्री हो जाएगी 3 और 4 वाली क्लास की। इसी तरह अगर हमने अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है तो 5 और 4 यानी उससे जो अगली क्लास है उसकी लोअर लिमिट और इस क्लास की अपर लिमिट, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया 4.5। तो इसकी लोअर बाउंड्री होगी 2.5 और इसकी अपर बाउंड्री होगी 4.5। तो क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री की तरफ हम गए। उसके बाद आ गया हमारे पास क्लास विड्थ, यानी क्लास इंटरवल या कितनी विड्थ कितनी होनी चाहिए। इज शुड बी ग्रेटर दैन लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, यानी कितनी क्लासेस हम बनाना चाह रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। आपके डाटा के अंदर आ गया, मसलन हमने देखा हमारे पास एक बंदे के एज 50 है, 60 भी थी, तो एक बंदे की एज हमारे पास 3 ईयर है, तो 60 में से 3 को माइनस करें, 60 - 3 तो आपका 57 मिल गया। और आप चाह रहे हैं कि आप 10 क्लासेस बनाएं, तो आपने 10 से उसे डिवाइड कर लिया तो ये 5.7। इट मीन्स कि हम नियरली 6 का क्लास इंटरवल अगर ले लें या क्लास विड्थ ले लें तो फिर हमें 10 क्लासेस हमें मिल जाएंगी। तो जब भी हमारे पास डाटा आएगा उस डाटा के बेस पे डिसाइड करना है कि हम नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बना रहे हैं, उन क्लासेस के अगेंस्ट हम क्लास विड्थ फाइंड करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी ये भी है कि हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2, इससे भी हमें जो है मिल जाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी क्लासेस बनाने जा रहे हैं। देन इसमें एक अगली टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ टेलेमार्क, कि हम किसी चीज़ को काउंट कैसे करते हैं। टेलेमार्क होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा डाटा आ गया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसमें देखूँ कि 1 कितनी दफ़ा आया, 1 कितनी दफ़ा आया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 को काउंट करता जाता हूँ या इस डाटा के अंदर क्रॉस आउट करता जाता हूँ 1 2 3 4, और जब 5 होता है तो उसको ऐसे कर देता हूँ। तो ये एक ग्रुप जो है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जब 6 टाइम 1 आता है तो मैं उसे 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10th आएगा तो मैं ऐसे क्रॉस कर लूँगा। तो इससे मुझे आसानी से मैं काउंट कर सकता हूँ कि कितनी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मौजूद है। तो जब भी कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी हो, डाटा लार्ज हो, तो उसको काउंट करके ज़ुबानी याद रखने के बजाय हम टेलेमार्क्स को यूज़ करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप डाटा ये हम कैसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ समरी ऑफ हाउ ऑफन ईच स्कोर अकर्स, यानी हम फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं कि कितनी दफ़ा ये आया। स्टेप 1 इसका क्या है, डिसाइड द नंबर ऑफ़ क्लासेस
और वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे हम ये रूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस आपने डिसाइड करनी है कि इस रेंज के अंदर कितनी क्लासेस, ताकि आपका डाटा विजिबल हो। एक टेबल है, एक पेज पे आ जाए, एक स्क्रीन पे आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 50 क्लासेस बना दूँगा तो वो डाटा मुझे नज़र नहीं आएगा। फिर इतनी कम क्लासेस भी नहीं बनानी कि उस डाटा के मीनिंग ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ये कहते हैं k = 1 + 3.3 log 10 raised to power n. So k is the number of class interval, n is the total number of observations, यानी कितने इंफॉर्मेशन आई है। नंबर ऑफ़ k should be rounded up to nearest integer, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि ये 5.7 है तो इसे राउंड अप हमने करके 6 कह दिया। उसके बाद आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ताकि इसकी रेंज पता चल जाए। फाइंड द क्लास विड्थ, क्लास विड्थ का फार्मूला पीछे भी आपको बताया, वही लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल। देन स्टेट द क्लास लिमिट ऑफ ईच क्लास, फिर उस क्लास लिमिट को हम बता देते हैं। इट इज़ चूजन सच दैट देयर इज़ नो ओवरलैपिंग बिटवीन द क्लासेस। मैं कहता हूँ 3 to 4, अब अगली क्लास 4 to 5 चली गई। तो अब देखें, आई एम श्योर कि जो 4 होगा वो इस क्लास में आएगा और जो 4 से ऊपर होगा वो इस क्लास में आएगा। ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसे इस तरह की क्लास में मसलन लिखते हैं 3 to 9, 10 to आगे हम जो है 15, फिर 16 to 19, इस तरह हम लेके चलते हैं ताकि हमें श्योर हो कि कौन सा नंबर किस क्लास के अंदर आता है। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको बताएगी है। क्लास इंटरवल है, क्लासेस हैं 1 to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लास बाउंड्रीज फाइंड की, यानी इससे पिछली क्लास 0.5 और ये 2.5 हो गया। फिर ये कंटिन्यूटी के लिए 2.5 to 4.5, फिर 4.5 to 6.5, फिर 6.5 to 8.5, फिर 8.5 to 10.5। अब इसके अंदर जो है क्लास मार्क या मिड पॉइंट जो है वो जो मैंने आपको बताया था, दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो 1.5, 3.5, 5.5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आगे लिख दी गई कि कितनी दफ़ा, या ये वाले नंबर 1 to 2 अगर ये स्टूडेंट्स का स्कोर है आउट ऑफ 10 तो कितने स्टूडेंट्स का स्कोर 1 से 2 के दरमियान आया, कितने स्टूडेंट्स का स्कोर 3 से 4 के दरमियान आया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रही है। अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर डाटा दैट कैन बी enumerated and when the range of the value in the data set is not large। तो जब अनग्रुप डाटा होता है तो हम बड़े आसानी से उसे कर सकते हैं। मसलन नंबर ऑफ़ माइल्स योर इंस्ट्रक्टर हैव टू ट्रैवल फ्राम होम टू कैंपस, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ 4 child फैमिली, तो ये बड़ा आसानी से ये बन जाता है। नंबर ऑफ़ माइल्स ट्रैवल, क्लास 5 माइल कितनी दफ़ा, 10 माइल, 15 माइल, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप डाटा की होगी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये थोड़ा सा मुश्किल है। इट कैन बी यूज्ड व्हेन द रेंज ऑफ वैल्यूज़ इन द डाटा सेट इज़ वेरी लार्ज एंड मैंने आपको बताया कि विजिबल नहीं हो रहा। एक पिक्चर पे मेरे पास 60-70 वैल्यूज़ आ रही हैं, मुझे श्योर नहीं हो रहा कि इसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है, फिर मैं क्लासेस बना लूँगा। द लाइफ बोट बैटरीज इन आवर्स, लाइफ ऑफ अ बोट बैटरी, एक्चुअली लाइफ टाइम ऑफ बोट बैटरी 24 to 30 आवर्स और 38 to 51, 52 to 65। तो हमने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 14 है और 7 है। ये क्लास बाउंड्रीज़, क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज़ की तरफ मैं आ गया। अब मैं इसकी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ऐड करके बता रहा हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि इसके साथ मसलन ये 4 है तो 4 + 14 हमने कर दिया तो ये 18 मिल गया। फिर यहाँ पे आगे 18 + 7 कर दिया तो ये हमें 25 मिल गया। तो ये इसलिए है ताकि एंड पे हमें मिल जाए कि टोटल नंबर कितना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से कहता हूँ, सेलिंग प्राइस है इन डॉलर्स 15 अप टू 18, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। 18 टू 21 ये हमारी क्लास है, 21 टू 24, 24 टू तो 33 टू 36 इज़ द लास्ट क्लास, इनकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसको ऐड करते चले जाएं, ये 8 है, अब यहाँ पे 8 प्लस 23, अगले की 23 थी, फिर ये आ गया 31, 31 प्लस 17, फिर ये आ गया हमारे पास 48 प्लस 18, तो ये मिल गया 66, फिर 66 प्लस 8, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये टोटल 80 जो है हमें मिल गया नंबर। तो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है कि मैं चाहता हूँ 15 टू 21 जो है इस रेंज में कितने आ रहे हैं, तो ये 31 आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि 21 टू 15 टू 24 कितने आ रहे हैं, तो मुझे 48 मिल जाता है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, इसके साथ ही कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लेते हैं। अब इसके वैल्यू क्या है? इट इज़ कंस्ट्रक्टिंग बाय एडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल विद द नेक्स्ट वन, ये मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास के लिए उसका डाटा उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। द कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मे बी डाउनवर्ड अपवर्ड, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। डाउनवर्ड कमुलेटिव रिजल्ट इन द लिस्ट प्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस दैन, यानी इससे कम अगर हमने ढूंढना हो तो फिर, और अगर ऊपर से मोर देन करना हो तो हम जो है अपवर्ड कमुलेटिव रिज़ल्ट जो है वो बना लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, फिर उसकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें पता चलनी चाहिए। एक कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, अब उसके बाद हम परसेंटेज भी लेते हैं। तो कैलकुलेटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी, उसके लिए फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। मसलन हमें पीछे कहा था 8 डिवाइडेड बाई 80, ठीक, टोटल 80 है, 8 उसके। अब यहीं से अगर आप देखें, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास 10% आ जाएगा। जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो फिर उससे परसेंटेज बनाना और आसान हो जाता है। यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने की 8 डिवाइडेड बाई 80, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई उस क्लास की। जब उसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये उसकी परसेंटेज भी इसके साथ आ गई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is made by dividing each frequency of the distribution by total frequency, और इसके लिए फिर हम जो है परसेंटेज भी ले लेते हैं। ये वही कंसेप्ट रिपीट हुआ है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? टोटल ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हम करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। कहीं फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो जाएगी, कहीं नेगेटिव हो जाएगी, जब सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। टोटल परसेंटेज 100 होगी टोटल जब उसकी करनी है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक एग्जांपल में दी गई। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब इसके लिए जो है फाइंड द परसेंटेज। मैं एक क्लास की आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके बताता हूँ। 3 को डिवाइड किया हमने 30 से, सॉरी, और हमारे पास 30 से, तो ये हमारे पास आ गया 1/10, ये आ गई उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 10%। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 1/10 आई और इसकी परसेंटेज आ गई 10%। इसी तरह 7 डिवाइडेड बाई 30 ये पॉइंट्स में आएगा, तो ये इसकी जो है, इसको भी अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो ये 0.1 आ जाएगा। तो इसको भी अगर हम जो है पॉइंट में लिखते हैं तो आपको 7 को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको मसलन अगर मैं इसको 10 नीचे 10 बना लेते हैं, चले 7 डिवाइडेड बाई 30 पॉइंट लगा के 0 लगाया, 32 × 60, आपके पास बच गए 10, फिर आपने ये 3 = 90, फिर 10 बच गए, तो ये 0.233 आगे चलता जाएगा, तो ये आ जाएगा। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20
3.3% बन जाएगा। तो हर एक की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेज आपने फाइंड करनी होती है। ये आपके लिए कैलकुलेट कर दिया गया है, ये देख लें 10, 23.33, 36.67। तो ये आपको सॉल्व करना अब आ गया। इसको जब सम करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 1 आएगा, और जब इसको करेंगे तो ये आपके पास 100% जो है आ जाएगा। गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप डिसाइड करें क्लासेस 5 से 20 के दरमियान हो। इंश्योर करें कि कोई डाटा इसमें से रह नहीं जाएगा। क्लास जो है नंबर ऑड हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, और क्लासेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर किस क्लास में आ रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर हमारी क्लास 3 to 4 है और अगली 4 to 5 है, तो हमें श्योर होना चाहिए कि 4 किस में आएगा। 4 इधर भी आ सकता है, इधर भी, लेकिन एक्चुअली 4 हमने इधर रखा हुआ है क्योंकि ये 4.5 क्लास होती है, और इससे अगला नंबर फिर जो है 4 से जो ही बढ़ेगा तो फिर हम जो है उसको इधर ले आएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। वाई टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं शुरू में भी आपको बताया, अभी फिर बता रहा हूँ। टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ मीनिंगफुल एंड इंटेलिजिबल वे। Frequency distribution help bring structure and clarity to raw data, making it easier to interpret. एक्चुअली हमारा पर्पज़ क्या होता है कि डाटा को इंटरप्रेट करना, तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन को ईजी बना देती है। टू एनेबल द रीडर टू मेक कंपैरिजन अमंग डिफरेंट डाटा सेट्स। हमारे पास 2 डाटा सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो 1 महीने तक मुख्तलिफ़ जगहों से ट्रैवल करके स्कूल आते रहे या कॉलेज आते रहे, यूनिवर्सिटी आते रहे, तो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर हम दोनों के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उनका कंपैरिजन। टू फैसिलिटेट कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स फॉर मेजर्स ऑफ एवरेज एंड स्प्रेड। ये एवरेज और स्प्रेड जो है, एवरेज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, और स्प्रेड जो है इसको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। ये इस यूनिट में आगे आएंगे तो इंशाल्लाह इनको हम डिस्कस करेंगे। टू एनेबल द रीडर टू डिटरमिन द नेचर और शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली जो है हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल, तो जब नॉर्मल नहीं होती तो फिर भी हमें इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल जाता है कि कब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। अगर वो नॉर्मल नहीं होगी तो स्क्यू होगी, स्क्यू या मोडेलिटी होगी या सिमेट्री होगी। तो हम किस तरह की फिगर आती है उसके अकॉर्डिंगली हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। टू एनेबल द रिसर्चर टू ड्रा चार्ट्स एंड ग्राफ फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और इससे हम चार्ट्स और ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं, जिससे हमारे डाटा की विजुअलाइजेशन आसान हो जाती है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आज हमने डाटा की फ्रीक्वेंसी और उससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को पढ़ा। उन टर्म्स को लेके फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सीखी। उस डिस्ट्रीब्यूशन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखी। फिर हमने ये देखा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली आप ये चीज़ें सीख लेंगे और ख़ुद से कोई डाटा सेट लेके उस पे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो ये इस यूनिट की बेस है। अगर आपको ये आ गया तो फिर डाटा हैंडलिंग आपके लिए और आसान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।